दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े चौड़ में ईरान को सबक सिखाने की बात 2 हफ्ते पहले बोली थी। अब उस बात की हवा निकल गई है। The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. वो ट्रंप जिन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना अकेले ही ईरान का रिजीम बदलने के लिए काफी है, उस सेना का एक भी सोल्जर एक्चुअल वॉर एरिया में अब तक पैर नहीं रख पाया है, जबकि 14 सैनिक ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। President Trump's top counterterrorism official resigning tonight, saying Iran posed, quote, no imminent threat to the U.S. He cannot in good conscience back the president's war with Iran, saying there was never an imminent threat from the country. ट्रंप के राज में जहां केवल अमेरिका का गल्फ देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को झटका लगा है, बल्कि अमेरिका की अकड़ को भी एक बड़ा रियलिटी चेक मिला है। I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. दोस्तों, 2 दिन पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये बोला कि ईरान के साथ ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रंप की मजबूरी का खुला एक्सेप्टेंस है कि भाई अब हमसे संभल नहीं पा रही है। इजराइल के उकसावे पर लड़ाई में ये लोग कूद तो गए, लेकिन अब ये वॉर हर बढ़ते दिन के साथ पहले से ज्यादा महंगी होती जा रही है। इसके लिए ट्रंप के पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इसके बाद कुछ ही दिनों में ट्रंप ने नाटो देशों के साथ बातचीत करने की बात कही। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया कि नाटो के देश इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक बेइज्जती थी। साथ ही ट्रंप की हेगड़ी निकालने वाला ट्वीट ये भी था कि भाई जिनका दूल्हा बनने के लिए निकले थे वहां की घोड़ी भाग गई नहीं। ट्रंप वैसे भी व्हाइट हाउस के अंदर ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किसी तरह इस वॉर को रोका जाए और इससे हम निकल जाएं। अगर इसका सोल्यूशन जल्दी नहीं निकला तो इसका असर उनके डेट पर भी पड़ेगा, कर्जे पर भी पड़ेगा। अमेरिका ने दशकों से अपनी जंग लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक से डेट ले रखा है, कर्ज ले रखा है। एक डेवलपिंग नेशन और अमेरिका के बीच का कंपैरिजन डेट में करें तो अमेरिका की असली पोल खुल जाती है। Describe what a debt crisis would look like. What's going to facilitate? I mean, I have to admit, coming here at $14 trillion because I thought we were bankrupting this nation, we haven't had the debt crisis yet. इस वॉर को लड़ने के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से लोन उठा रखा है, डेट ले रखा है। काफी लोगों को लगता है कि दुनिया की सुपर पावर एक वॉर नहीं लड़ सकती। आप सुपर पावर का टैग देखते हैं, लेकिन उस सुपर पावर ने दुनिया भर में जहां जहां अपने बेसेस बना रखे हैं उसका हिसाब भी तो उसी खर्चे से सॉर्ट आउट होगा। यही वजह है कि अमेरिका कोई भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि उसकी आर्म्स लॉबी हर दिन स्ट्रांग हो रही है, लेकिन क्रूड ऑयल और डेटा प्रोटेक्शन पर बात थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है। ट्रंप को ये पता है कि अगर इसका असर महंगाई पर पड़ा तो उनका क्या हो जाएगा। राहुल जी, खत्म, बाय बाय, टाटा। अब ट्रंप हमेशा से कहते हैं कि नाटो देश अमेरिका के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन आज जब ईरान के साथ सीधी टक्कर की नौबत आई तो ट्रंप को उन्हीं दोस्तों की याद आ रही है। अमेरिका जानता है कि ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है। ईरान की ज्योग्राफिकल कंडीशन और उनकी मिलिट्री ताकत ऐसी है कि वहां अकेले घुसना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। एक वॉर लड़ने में अरबों डॉलर पानी की तरह बहते हैं और ये हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इस बार बिल सिर्फ अमेरिका न भरे बल्कि यूरोप के देश भी अपनी जेब ढीली करे। अगर नाटो साथ आता है तो इसे दुनिया अमेरिकी दादागिरी नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोएलिशन कहेगी। लेकिन नाटो देश फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस वॉर से उनकी अपनी एनर्जी सप्लाई ठप ना हो जाए। यह मुद्दा आज की दुनिया में सबसे बड़ा इशू है। दरअसल इसी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो दुनिया में मारामारी है। भारत जैसे देश में जहां ऑयल सरप्लस में और गैस का भी कोई इशू नहीं है, वहां भी पैनिक में लोगों की लाइन लग गई है। भाई सोचिए कि जिन देशों में ये एक इशू है वहां तो सिविल वॉर होने की कंडीशन हो जाएगी। ऐसे में नाटो हो या चाटो, सारे देशों के लिए खतरा है। नहीं, ईरान की स्ट्रैटेजी हमेशा से एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रही है। अगर हम आज के हालात देखें तो ईरान काफी हद तक सफल दिखता है। ईरान ने सीधे लड़ने की बजाय हिजबुल्लाह, हुतियों और हमास के जरिए अमेरिका और इजराइल को उलझा कर रखा था। ये उलझन इतनी ज्यादा है कि इन देशों को समझ नहीं आ रहा है कि इस फैले रायते से निकलें कैसे। ईरान ने दिखा दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। उसे रूस और चीन के साथ अपने रिलेशन को उसने मजबूत भी कर लिया है कि अब अमेरिका उसे अलग थलग नहीं कर पा रहा। ईरान अगर सक्सेसफुल होता है तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब देखिए, यूएस की चाहे कितनी भी हेकड़ी क्यों ना निकली हो, लेकिन कम से कम वो एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी वाला देश नहीं है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को खुला सपोर्ट तो नहीं करता। वहीं अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश भी है। उसके लिए फायदे और नुकसान वाली बात करना नेगोशिएशन टेबल पर बाकी देशों के लिए आसान होता है। लेकिन ईरान तो कभी टेबल टॉक्स में यकीन ही नहीं करता। उसने जितने भी समझौते किए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर उसके पास कोई मजबूरी नहीं होती तो ऐसे समझौते करता भी नहीं है। वो किसी एक फील्ड में अगर स्ट्रांग होता है तो उससे जुड़े समझौतों को भी तोड़ने में पीछे नहीं जाएगा। वहीं ईरान ने साबित भी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रोक सकता है। यही डर अमेरिका को कदम पीछे खींचने पर मजबूर करता है। ईरान ने हालांकि ये काम करके भी दिखाया है, पार्शियली ही सही, लेकिन किया है।
वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अंदर की खबर ये बताती है कि अमेरिका का जो हथियारों का जखीरा है, यानी जो स्टॉक है, वो लगातार कम होता जा रहा है और ईरान बहुत सारी मिसाइलें और ड्रोन्स बनाकर बैठा है। जिस तरह ईरान अटैक करता है उसका खर्चा भी कम है और अमेरिका जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, अमेरिका और इजराइल दोनों का। इसीलिए ईरान को यहाँ पर अपर हैंड है और इसीलिए इस बारे में हमने डिटेल में बात की है साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिक स्पीकर सृजन पाल सिंह जी से, जिन्होंने इस पूरे वॉर के इकोनॉमिक्स को, यानी किसका कितना खर्चा हो रहा है और कौन स्ट्रांग पोजीशन में और कौन वीक, इसको समझाया है। ये पॉडकास्ट हम अपने चैनल पर कल रिलीज करने वाले हैं। हमारे टीआरपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे कल पॉडकास्ट रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन हर दोस्ती की एक कीमत होती है। अमेरिका के आम लोग अब एंडलेस वॉर से ऊब चुके हैं। वियतनाम और अफगानिस्तान के जख्म अभी भरे नहीं है। दोनों जगह अमेरिका हारा है एक तरीके से। वियतनाम में तो सीधे हार कर भागा था और अफगानिस्तान में 2 दशक तक रहने के बाद भी वहां से निकल गया हथियार छोड़कर। अब अमेरिका ऐसा तीसरी बार नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी इमेज बिगाड़ेगा, इनफैक्ट और बिगाड़ेगा। इजराइल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैन पावर और लंबे वॉर के लिए उसे अमेरिका की हथियारों और पैसों की जरूरत है। अमेरिका का दुखड़ा ही सारा पैसों का है। ट्रंप शायद एयर सपोर्ट से इजराइल की मदद करते रहे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारना उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा होगा। अमेरिका बलिदान देने के मूड में कम और डील करने के मूड में ज्यादा है। बात तो सही है। पॉलिटिक्स में कोई भी कदम बिना फायदे के नहीं उठाया जाता दोस्तों। ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान के साथ वॉर लंबा खींचा या तेल की कीमतें बढ़ी तो मिड टर्म चुनावों में उनकी कुर्सी हिल सकती है। अमेरिका में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अगर वॉर की वजह से गैस के दाम बढ़े तो वोटर्स ट्रंप को माफ नहीं करेंगे। जिस मागा को लेकर, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर पूरे सीजन वो नाचे थे, आज भी नाच रहे हैं, उनका धागा खुल जाएगा बिडू। ट्रंप वॉर का माहौल बनाकर मजबूत नेता की छवि तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर एक भी गलत कदम हुआ तो उन्हें वॉर मॉन्गर साबित भी कर देगा वो। इसीलिए वो नाटो को आगे कर रहे हैं ताकि ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जा सके। इसके बीच अमेरिका के लिए ये वॉर इमेज के साथ फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली मुश्किल तो है। मिडिल ईस्ट की हवा बदल रही है। अब वहां के देश सिर्फ एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ चाइना है जो बिना किसी ह्यूमन राइट्स की शर्त पर ही कहीं इन्वेस्ट करता है। यूएस के बाद अब वही दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। वहीं रशिया खुद मिडिल ईस्ट में घुसना चाहता है। अमेरिका के धोखे के बाद वो रशिया की तरफ रुख कर सकते हैं। रूस हथियारों और सुरक्षा के मामले में एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर उभरा है। सऊदी और यूएई जैसे देश अब ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना चाहते हैं। ब्रिक्स उसका एक रास्ता बन सकता है जहां भारत भी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन की कराई गई दोस्ती इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका इस इलाके का इकलौता मैनेजर नहीं है। मिडिल ईस्ट के देश अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं जहां उनकी बात भी सुनी जाएगी। ट्रंप इस समय एक ऐसी बिसात पर बैठे हैं जहां हर चाल जोखिम भरी है। ईरान को हराना आसान नहीं है और दोस्तों यानी नाटो को मनाना उससे भी मुश्किल है। क्या अमेरिका ये कर पाएगा और कितने दिन तक ये लड़ाई आगे चलेगी वो तो समय ही बताएगा। पर हाँ, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियोस यहाँ पर रेगुलरली आएगी। फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हम लेटेस्ट पॉडकास्ट अपना रिलीज करने वाले हैं 1 या 2 दिन में, साइंटिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिक स्पीकर सृजन पाल सिंह के साथ। इस वॉर की इकोनॉमिक्स को, किसका कितना खर्चा है, किसका अपर हैंड है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसके पास ज्यादा हथियार है, इन सारी चीजों को अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। 1-2 दिन में ही हम लोग रिलीज करेंगे। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।